पुस्तक का नाम क्या मनुष्य सचमुच सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। शीर्षक है बुद्धिमत्ता मात्र मनुष्य की बपौती नहीं। वह क्षण निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा जब मनुष्य ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार पाल लिया, क्योंकि इस स्थिति में मनुष्य ने विश्व वसुधा के, सृष्टि परिवार के अन्यान्य प्राणियों को हीन और हेय मान लिया। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने की अहमन्यता मनुष्य में किसी भी कारण से विकसित हुई हो, लेकिन यह सत्य है कि उसने अपने इस पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर निरीह प्राणियों का शोषण और मनचाहा उत्पीड़न किया। अपनी अहमन्यता को उसने संसार के दूसरे प्राणियों पर जिस ढंग से थोपा, उनकी प्रतिक्रिया परिणति स्वयं उसके लिए ही उल्टा सिद्ध हुआ है। जो दांव उसने मनुष्यतर प्राणियों पर चलाया था, वह धीरे धीरे उसके स्वभाव का अंग बन गया और अब वह यही प्रयोग अपनी जाति पर भी अपनाने लगा है। परिणाम यह हो रहा है कि मानवीय संवेदना धीरे धीरे घटती जा रही है तथा वैयक्तिक सुख स्वार्थ के लिए शोषण और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को व्यक्ति व्यक्ति के बीच, परिवार परिवार के बीच, जातियों, समुदायों और विभिन्न राष्ट्रों के बीच खींचतान के रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। होना यह चाहिए था कि मनुष्य अपनी सर्वश्रेष्ठता की अहमन्यता नहीं पालता और सभी प्राणियों को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखता, उनकी अनंत क्षमताओं से कुछ सीखने का प्रयत्न करता। कदाचित ऐसा हुआ होता तो स्थिति कुछ और ही होती। वह अपने सहचर पशु पक्षियों को देखता, यह जानता कि प्रकृति ने उन्हें भी कितने लाड़ दुलार से सजाया संवारा है, तो उसका हृदय और भी विशाल बनता तथा चेतना का स्तर और ऊंचा उठता। इस स्थिति में प्रतीत होता है कि अभागे कहे जाने वाले इन जीवों को भी प्रकृति से कम नहीं, मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक ही उपहार मिले हैं। यही नहीं, अन्य कई क्षेत्रों में भी अन्य प्राणियों से पीछे हैं। अंततः मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार तो यही माना जा सकता है कि उसमें बुद्धि एवं विवेक का तत्व विशेष है। उसमें कर्तव्य परायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता तथा संवेदनशीलता के गुण पाए जाते हैं, किंतु इस आधार पर वह सर्वश्रेष्ठ तभी माना जा सकता है जब सृष्टि के अन्य प्राणियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव हो और मनुष्य इन गुणों को पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप में प्रतिपादित करे। यदि इन गुणों का अस्तित्व अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है और वे इसका प्रतिपादन भी करते हैं, तो फिर मनुष्य को सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने के अहंकार का क्या अर्थ रह जाता है। शेर, हाथी, गेंडा, चीता, बैल, भैंस, गिद्ध, शतुरमुर्ग, मगर, मत्स्य आदि न जाने ऐसे कितने थलचर, नभचर और जलचर जीव परमात्मा की इस सृष्टि में पाए जाते हैं, जो मनुष्य से सैकड़ों गुना अधिक शक्ति रखते हैं। मछली जल में जीवन भर तैर सकती है। पक्षी दिन दिन भर आकाश में उड़ते रहते हैं। क्या मनुष्य इस विषय में उनकी तुलना कर सकता है? परिश्रमशीलता के संदर्भ में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, भैंसे आदि उपयोगी तथा घरेलू जानवर जितना परिश्रम करते और उपयोगी सिद्ध होते हैं, उतना शायद मनुष्य नहीं हो सकता। जबकि इन पशुओं तथा मनुष्य के जीवन में बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षियों के समान स्वावलंबी तथा शिल्पी तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। पशु पक्षी अपने जीवन तथा जीवनोपयोगी सामग्री के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते। वे जंगलों, पर्वतों, गुफाओं तथा पानी में अपना आहार आप खोज लेते हैं। उन्हें ना किसी पथ प्रदर्शक की जरूरत रहती है और ना किसी संकेतक की। पशु पक्षी स्वयं एक दूसरे पर भी इस संबंध में निर्भर नहीं रहते। अपनी रक्षा तथा आरोग्यता के उपाय भी वे बिना किसी से पूछे ही कर लिया करते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में पशु पक्षियों जैसा स्वावलंबन
मनुष्यों में कहाँ पाया जाता है। यहाँ तो मनुष्य एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि यदि वे एक दूसरे की सहायता ना करते रहें तो जीना ही कठिन हो जाए। जन्म के समय मनुष्य पशु से अधिक बेहतर स्थिति में नहीं होता। पोषण एवं संरक्षण की तुरंत व्यवस्था ना बने तो अधिक समय तक जीवित रहना मानव शिशु के लिए कठिन हो जाएगा। 9 मास के पूर्व तो वह अपने पैरों ना तो चल सकता है और ना ही अपने हाथों आहार ग्रहण कर पाता है। वह माता पिता पर पूर्णतः आश्रित होता तथा उनकी ही कृपा पर जीवित रहता है। शरीर की दृष्टि से पशु अधिक समर्थ होते हैं। जन्म के कुछ ही घंटे बाद अपने आप आहार ढूंढने लगते हैं। समर्थ, बुद्धिमान, विचारवान तो मनुष्य प्रशिक्षण, शिक्षण के आधार पर बनता है। उसका अवसर ना मिले, ज्ञानार्जन के लिए समाज का संपर्क ना प्राप्त हो तो मनुष्य की स्थिति पशुओं से अधिक ना होगी। कार्यकुशलता तथा अद्भुत मेधा शक्ति का आधार वह शिक्षा है जो उसे विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष माध्यमों से मिलती रहती है। मनुष्येतर विकसित जीवों को भी प्रशिक्षित किया जा सके तो वे अनेकों काम ऐसे कर सकते हैं जिनके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग अथवा मनुष्यों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति ने मनुष्य जितनी तो नहीं पर उन्हें भी काम चलाऊ बुद्धि दी है जिसका प्रयोग वे अपने दैनंदिन कार्यों के लिए करते हैं, पर उनके सामान्य ढर्रे से अलग हटकर ऊंचे स्तर का काम भी लिया जा सकता है। श्रम के लिए परंपरागत रूप में कुछ पशुओं का उपयोग सदियों पूर्व से होता रहा है। उसमें कुछ नई कड़ियां दूसरे जीवों को भी जोड़ी जा सकती हैं। आवश्यकता इतनी भर है कि जीव जंतुओं की सामर्थ्य को परखा तथा उनकी सांकेतिक भाषा को समझा जा सके तथा उसके आधार पर उनके शिक्षण की कुछ व्यवस्था बनाई जा सके। बातचीत की कला में मनुष्य विशेष रूप से दक्ष है। यह उस भाषा का चमत्कार है जो मनुष्य को विरासत के रूप में अपने पूर्वजों से मिली है। बच्चों को भाषा का ज्ञान विशेष रूप से नहीं कराना पड़ता, परिवार के लोगों के संपर्क से ही वह सीख लेता है। हिंदी भाषी परिवारों के बालक हिंदी, अंग्रेजी भाषी परिवारों के बालक अंग्रेजी तथा अन्य भाषी परिवारों के बालक पैतृक भाषा सहज ही सीख लेते हैं। बच्चे के माँ बाप गूंगे तथा बहरे हों तथा उसे समाज का संपर्क ना मिले तो वह भी बोलना नहीं सीख सकेगा। देखा जाता है कि जो बच्चे सुन नहीं पाते वे बोल भी नहीं सकते और अंततः वह गूंगे हो जाते हैं। भाषा की जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। संकेतों के आधार पर ऐसे बालक किसी तरह अपना काम चलाते हैं। मनुष्येतर जीवों के पास भी भाषा की कोई विरासत नहीं है, पर वे वार्तालाप गूंगे व्यक्तियों की तरह सांकेतिक आधारों पर करते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने के लिए अन्य जीव विभिन्न तरह की आवाजें करते हैं। चिड़िया खतरे की सूचना देने के लिए एक तरह की तथा प्रसन्नता अभिव्यक्ति की में दूसरी तरह की आवाज करती हैं। कुत्तों के भौंकने में वार्तालाप छिपा होता है जिसका प्रत्युत्तर दूसरे कुत्ते उसी भाषा में देते हैं। बंदर अपनी इच्छा को ध्वनियों में एवं अभिव्यक्तियों में दर्शाते हैं। वर्षों पूर्व नोम चॉम्स्की नामक एक विद्वान ने कहा था कि बोलना अन्य जीवों के लिए प्रकृति ने संभव नहीं बनाया है। अब वह कथन गलत सिद्ध हो चुका है। मनोवैज्ञानिकों को अब दूसरे जीवों के संपर्क प्रशिक्षण में आशातीत सफलता मिली है। पक्षियों, कबूतरों, चिंपांजी, बंदरों, तोता, मैना तथा कुत्ते को सांकेतिक भाषा सिखाने में विशेष रूप से सफलता मिली है। शिक्षण की बात प्रारंभ करने से पूर्व यह देखा जाए कि स्वयमेव उनमें वार्तालाप करने की क्षमता क्या है, जिसकी हम में से बहुसंख्यक को जानकारी नहीं है। टॉपिक है, अगला विषय है वार्तालाप के अलग अलग स्तर। यह सोचना गलत है कि मात्र मनुष्य ही वार्तालाप द्वारा संदेश संप्रेषण की क्षमता रखता है। पशु पक्षी उससे भी आगे बढ़कर हैं। चिड़िया तितलियों से बातें करती हैं,
बाघ धारा प्रवाह बोलता है। चिंपांजी मुस्कुराकर टिड्डा अपने संगीत द्वारा तथा कीट पतंग अपने रंग के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। मकड़ियों का जाला एक प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया संपूर्ण प्रतिवेदन है, जिसे अन्य जीव जंतु अपने हिसाब से डिकोड कर लेते हैं। अपनी रेशमी लिपि के माध्यम से मकड़ी अपना शिकार चुनती है एवं प्रणय हेतु साथी भी। इसके लिए वे अधिक समय नहीं लेती, मात्र 30 मिनट ही लेती है, वह भी ब्रह्म मुहूर्त में। वे चिंतन के द्वारा यह करती है। यह उन प्रयोगों से ज्ञात होता है जिनमें उन्हें नशीली दवाएं दी गईं व वे विचित्र प्रकार के बेढंगे जाले बुनती चली गईं। टिड्डों के शब्द संपदा 12 शब्दों तक सीमित है। इसे वे बहुधा उपयोग ना कर अवसर आने पर ही प्रयोग में लाते हैं। प्रणय काल के दौरान उनके संगीत में अलग अलग नस्लों की सूक्ष्म पहचान देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए कि एक नस्ल विशेष के नर टिड्डे के प्रणय संगीत पर कोई दूसरी मादा टिड्डा ना आकर्षित हो सके। ये संगीत अपनी पिछली टांगों को पंखों पर रगड़कर पैदा करते हैं। पंखों पर रगड़ से एक विशिष्ट स्वर लहरी जन्म लेती है, जो अन्य किसी कीट की या टिड्डे की नस्ल विशेष की नहीं होती। संगीत में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड नाम से एक व्यवस्था होती है, जिसमें निश्चित आवृत्ति में निश्चित तरंगें निस्तृत होती हैं। टिड्डे, जिन्हें ग्रॉसहॉपर कहते हैं, अपना संगीत विभिन्न लय ताल में इसी व्यवस्था से पैदा करते हैं। संगीत के क्षेत्र में कीटों में टिड्डों का कोई मुकाबला नहीं। इसी प्रकार पक्षियों में चिड़ियों को यह सर्वोच्च पद प्राप्त है। कोयल की कूक, झींगुर की झंझन, चिड़ियों की तान एक ऐसा सशक्त संप्रेषण माध्यम है जो पक्षी की नस्ल, प्रजनन योग्यता व काम विश्रृंखलता का द्योतक है। नर कोयल की कूक जहां मादा कोयल को बुलावा देती है, वहीं एक विशेष आवाज में चेतावनी भी। भुनगे अपने काम की बात अपनी खास ध्वनि उत्पन्न कर लेते हैं। केंचुए हमें लगता है सदैव मौन रहते हैं, किंतु वे भी पतली फुसफुसाहट भरी आवाज से संपर्क बनाए रखते हैं। चींटियों के वार्तालाप का माध्यम है गंधमय शब्द। इसी प्रकार लगभग 10,000 कीट पतंगों की जातियां संगीत के माध्यम से संवाद संप्रेषण क्षमता रखती हैं। मधुमक्खियों की बुदबुदाहट बताती है कि छत्ते से पराग का स्रोत कितना दूर है। मछलियां छुरछुराकर अपना संदेश एक दूसरे को देती हैं। वैज्ञानिक ए मायरबर्ग ने हॉर्स मैक्रील, डोरा, विद्युत कैटफिश आदि पर अनुसंधान कर इनकी भाषा को ढूंढ निकाला है। बाकायदा इनके रिकॉर्ड बनाकर वे मछली विशेष के समूहों को बुलाकर समूहों में एकत्र कर नृत्य हेतु विवश कर देते थे। वे शार्कों को बहला फुसलाकर मनुष्य से दूर हटाने की भाषा भी खोज चुके हैं, ताकि उन विशाल मछलियों से जहाजों व मनुष्यों को बचाया जा सके। पशु पक्षी की भाषा की जानकारी के क्षेत्र में कॉल हैंडबर्ग ने भी महारत हासिल की है। वे कहते हैं, घोड़े अपनी भावाभिव्यक्ति हेतु विभिन्न ध्वनियां निकालते हैं। शेर घुरघुराने, कराहने से लेकर दहाड़ने तक अपनी भाषा का प्रयोग कर बच्चों व सजातियों तक अपना संदेश पहुंचा देता है। वैसे बाघों की शब्द सीमा सर्वाधिक है। बुलंद आवाज, घुड़की, प्रणय के दौरान आत्मीयता भरी पुकार, आत्मिक विश्वास से भरी दहाड़, गुस्से के प्रतीक गर्जना, सांभर की नकल, बुलाकी, उसे शिकार हेतु पास बुलाना, ये सब आवाजें बाघ निकाल सकता है। पशु पक्षियों को अधिक भाषा ज्ञान की जरूरत नहीं है। मनुष्य को प्राप्त इस विधा के विकास का एक प्रमुख कारण है। आधुनिक संचार युग के कृत्रिम उपग्रहों, उच्च रेडियो तरंगों तथा दूसरे अति विकसित यंत्रों के जरिए सारा विश्व एक संपर्क सूत्र में बंध गया है।
आदमी न संपर्क के कितने विविध तरीके खोज लिए हैं। उसकी अपनी अति विकसित भाषा है जो भूत, वर्तमान, भविष्य सभी का वर्णन कर सकती है। यही नहीं, मानव अमूर्त अवधारणाओं को भी शब्द देता है। जाहिर है, भाषा ज्ञान का स्तर जानवरों में नहीं मिलता, लेकिन वे जीवन मृत्यु से जुड़े अहम मसलों की जानकारी दिलचस्प तरीकों से बनाए रखते हैं। शास्त्रियों का कहना है कि आदमी ने तब भाषा का क ख ग सीखना शुरू किया जब उसे अपने शिकारी जीवन में जानवरों की धरपकड़ और घेराबंदी के लिए तेज दौड़ धूप करनी पड़ती थी। अपने दल के हर सदस्य को भागते शिकार संबंधी जानकारियां देने के लिए की जाने वाली हुंकार और चिल्लपों बाद में सशक्त संपर्क भाषा का स्वरूप लेती गई। एक दिशा मिल जाने पर मानव की भावनाएं नित नए शब्दों का रूप ले व्यक्त होती गई। पशु पक्षी संपर्क भाषा के उसी निचले स्तर पर ही कायम है, क्योंकि इससे अधिक उनके लिए आवश्यक भी नहीं है। फिर भी यह सुनिश्चित तथ्य है कि पशु पक्षी जो मूक समझे जाते हैं वे विलक्षण विभूति से संपन्न हैं, भले ही वह मनुष्य की तरह प्रत्यक्ष वार्तालाप न कर पाए। जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ने हंसों पर गहन अध्ययन किया और पाया कि उनमें विवाह आदि का सामाजिक स्वरूप होता है तथा स्नेह भरा दाम्पत्य जीवन होता है, और साथी के मर जाने या बिछुड़ जाने पर वे मानवीय विरह व्यथा संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हंस एवं अधिकांश अन्य प्राणी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से भी वे भावाभिव्यक्ति करते हैं। इसको वैज्ञानिक लोग रिलीजर मैकेनिज्म कहते हैं। हंसों में लंबी गर्दन के कारण गर्दन को विभिन्न प्रकार से मरोड़ने की सैकड़ों मुद्राएं पाई जाती हैं, जो कि उनकी भाषा के संकेत हैं। डॉक्टर लॉरेंस के इन नए अध्ययनों से विज्ञान की शाखा इथोलॉजी, मानव व्यवहार विज्ञान को नए आयाम मिले हैं। वे कहते हैं, टूटी फूटी जैसी भी उनकी भाषा है, इसके आधार पर वे अपनी जाति वालों के साथ तो विचार विनिमय कर ही सकते हैं एवं इस भाषा को और अधिक विकसित किया जा सकता है। इस विकास के आधार पर मनुष्य के साथ अन्य प्राणियों के विचार विनिमय का द्वार भी खुल सकता है। सर्वप्रथम वेटजेल नामक एक प्राणी प्रेमी ने सन 1801 में कुत्ते, बिल्ली तथा कई पक्षियों की भाषा का एक शब्दकोश बनाया था। फ्रांस निवासी दीपो नेमर्स ने कौओं की आवाज पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। यूरोप के कई विश्वविद्यालय इस संबंध में अपना अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। इनमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक शब्दकोश तो लगभग तैयार भी हो चला है। चिंपैंजी इंटेलिजेंस एंड इट्स वोकल एक्सप्रेशन नामक पुस्तक में लेखक द्वय श्री इयकर्स और श्रीमती लर्नेट ने चिंपैंजी बंदरों की लगभग 30 ध्वनियों का संग्रह और विश्लेषण करके एक प्रकार से उनका भाषा विज्ञान ही रच दिया है। हरमन फ्रेबर्ग ने अपनी पुस्तक एडवेंचर ऑफ अफ्रीका में ऐसे अनेकों संस्मरण लिखे हैं जिनमें गौरिल्ला और मनुष्य के बीच बातचीत, भावों का आदान प्रदान और सहयोग संघर्ष का विस्तृत परिचय मिलता है। साधारणतया जानवर अपनी ही जाति के लोगों से विचार विनिमय कर पाते हैं, पर यदि सिखाया जाए तो न केवल मनुष्य के साथ हिल मिल सकते हैं, वरन एक जाति का दूसरी जाति वाले अन्य जीवों के साथ भी व्यवहार संपर्क और बढ़ाया जा सकता है। जानवरों का भाषा कोश तैयार करने में कई संस्थाओं ने बहुत काम किया है और कितने ही अन्वेषक निरत हैं। कैम्ब्रिज की दी एशियाटिक प्राइवेट एक्सपेडिशन नामक संस्था ने इस संबंध में बहुत खोज की है। इस संस्था के शोधकर्ता विश्व भर में घूमे और विभिन्न पशुओं की आवाज रिकॉर्ड की है।
मोटे तौर पर यह आवाज कम होती है, पर बारीकी से उनके भेद प्रभेद करने पर वे इतनी अधिकाधिक जाती है कि उनके सहारे उन जीवों की दैनिक जीवन की पारस्परिक सहयोग के लिए आवश्यक बहुत सी जरूरतें पूरी हो सकें। पेरिस के प्रोफेसर चेरोंड और अमेरिका के डॉक्टर गार्नर ने अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग इसी शोध कार्य में लगाया है। बंदरों की भाव भंगिमा उनकी मनः स्थिति को अच्छी तरह प्रकट करती है। जरा गंभीरता से उसके चेहरे पर दृष्टि जमाई जाए तो सहज ही पता चल जाएगा कि वह इस समय किस मूड में है। उसके डरने, प्रसन्न होने, क्रोध करने, थक जाने, दुख व्यक्त करने, साथियों को बुलाने आदि के स्वर ही नहीं, भाव भी होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। चिंपैंजी बंदर तो हंस भी सकता है। बच्चों के वियोग में चिंपैंजी मादा रोती देखी गई है। नीचे वाला होठ आगे निकला हुआ देखकर आंखों को ढके हुए बैठी हुई मादा चिंपैंजी को शोकग्रस्त समझा जा सकता है। इस स्थिति में उससे सहानुभूति प्रकट करने दूसरे साथी भी इकट्ठे हो जाते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। गौरिल्ला अपने क्रोध की अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है। गिब्बन बंदर सवेरे से उठकर शोर करते हैं, जिसका मतलब है कि यह क्षेत्र हमारा है, कोई दूसरे इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। अन्य प्राणियों को उपेक्षा के गर्त में पड़ा रहने देने या उनके शोषण करते रहने में मनुष्यता का गौरव बढ़ता नहीं। अपनी प्रगति से ही संतुष्ट ना रहकर हमारा यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि अन्य प्राणियों के बौद्धिक उत्कर्ष में समुचित ध्यान दें और सहयोग प्रदान करें। तोते की स्मरण शक्ति अन्य पक्षियों की तुलना में तीव्र होती है। फ्रांसीसी भाषाविदों का निष्कर्ष है कि तोता 100 शब्द आसानी से सीख सकता है। J.M. रिचर्डसन नामक एक विद्वान ने तोते को बाइबिल का एक अध्याय पूरा कंठस्थ कराने में सफलता पाई थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि विंस्टन चर्चिल की पुत्री सारा चर्चिल ने एक मैना पाली थी, जो ब्रिटिश राष्ट्रगान के कुछ अंश मधुर स्वर में गा लेती थी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान वह मित्र राष्ट्र के घायल सैनिकों का मनोरंजन अपने गायन से करती थी। प्रख्यात उपन्यासकार थॉमसन की पुत्री एलिजाबेथ मान ने एक पेगी नामक कुतिया को प्रशिक्षित किया। भौंकने के माध्यम से ही उसे भाषा ज्ञान कराने में एलिजाबेथ ने सफलता पाई। पेगी कोई भी बात सुनकर उसका अर्थ समझ लेती थी। उसके उत्तर की अभिव्यक्ति प्लास्टिक के अक्षरों के माध्यम से होती थी। अक्षर उसके आगे रख दिए जाते थे और वह उन्हें जोड़कर अपना उत्तर प्रस्तुत करती थी। उड़ने या तेज गति से यात्रा करने में कबूतर के अलावा भी कई पक्षी हैं जो उससे तीव्र गति से उड़ सकते हैं, परंतु कबूतर में विलक्षण परीक्षण बुद्धि और स्मरण शक्ति भी पाई जाती है, जो अन्य प्राणियों में दुर्लभ है। मास्को के इंजीनियरिंग कारखाने के कुछ विशेषज्ञों ने उनकी इस अद्भुत क्षमता का उपयोग करने का निश्चय किया। बाल बियरिंग बनाने वाले उस कारखाने में कुछ खरोंच लगे चोट खाए बियरिंगों को अलग करने की समस्या थी। कुशल से कुशल कारीगर भी उन्हें छांटने में चूक जाते थे, किंतु कुछ कबूतरों को कुल 3 दिन की ट्रेनिंग देकर इस काम में लगाया गया, तो उन्होंने कुशल कारीगरों को भी मात कर दिया। अब इनमें से प्रत्येक कबूतर 1 घंटे में 3500 बाल बियरिंग की जांच कर लेता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने जरा भी चूक नहीं की। मनुष्य के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स कणों की संख्या अरबों खरबों होती है, जिनमें स्मृति के बीज होते हैं। कबूतरों की तुलना में इस मस्तिष्क का यदि पूर्ण विकास किया जा सके तो संसार में जितने पुस्तकालय हैं उन सब की पुस्तकों को एक ही मनुष्य कंठस्थ कर सकता है। मधुमक्खियां, बर्रे तथा चींटियां भी स्मरण शक्ति की दृष्टि से अद्वितीय सामर्थ्यवान जीव हैं। इन पर कई प्रयोग करके देखा गया है कि उन्हें चाहे कितना भटका दिया जाए,
परंतु घर पहुंचने में उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ध्वनि और गंध को पहचानने की क्षमता तो उनमें अद्भुत ही कही जा सकती है। जर्मनी में एक विचित्र प्रयोग द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया। इस प्रयोग में टेलीफोन के एक रिसीवर से 1 फीट दूर एक मादा झींगुर और एक मादा टिड्डे को रखा गया। वहां से बहुत दूर पहले एक नर झींगुर को ट्रांसमीटर के पास रखा गया। जैसे ही उसने ट्रांसमीटर के पास ध्वनि की और वह ध्वनि रिसीवर तक पहुंची, मादा झींगुर अपने स्थान से भागकर रिसीवर में जा घुसी। यद्यपि रिसीवर में उसे अपना प्रेमी नहीं मिला, तो भी उसने अपनी प्रेमी की आवाज को पहचानने में भूल नहीं की थी। इस सारे उपक्रम में मादा टिड्डा अपने ही स्थान पर जमा हुआ था। दोबारा ट्रांसमीटर के पास टिड्डे की ध्वनि कराई गई तो इस बार मादा टिड्डा भागकर आई और उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह भी अपने वंश को पहचानने की सूक्ष्म बुद्धि से पूरी तरह ओतप्रोत है।